नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी। और हिंदी की बिंदी में आज जिक्र उस शख्सियत का जिसने पूरी दुनिया में न सिर्फ हिंदी का गौरव बढ़ाया है बल्कि पूरे देश को सम्मान दिलाया है। हम बात कर रहे हैं हिंदी की जानी मानी लेखिका गीतांजलि श्री की। गीतांजलि श्री हिंदी की पहली ऐसी लेखिका हैं जिनकी किताब रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद टूम्ब ऑफ सैंड को इस बार का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। इस किताब का अनुवाद किया है जानी मानी अनुवादक डेजी रॉकवाल ने। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद में जन्मी और फिर दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन तथा फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाली गीतांजलि श्री हिंदी की जानी मानी कथाकार और उपन्यासकार हैं। उनकी कई किताबें पाठकों के बीच खासी सराही जा चुकी हैं, जैसे कि माई, हमारा शहर उस बरस, तिरोहित, खाली जगह, यहाँ हाथी रहते थे वगैरह। माई उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद क्रॉसवर्ड अवार्ड के लिए नामित अंतिम 4 किताबों में शामिल था। खाली जगह का अनुवाद अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन भाषा में हो चुका है। ये सारी जानकारी गीतांजलि श्री के बारे में वे मूल जानकारियां हैं जो कोई भी उनके बारे में आसानी से जान सकता है। जो भी उनके बारे में जानना चाहता हो, ये बात आपसे साझा करने की वजह यह है कि हमारे समाज के जो लोग किसी ऐसे भारतीय मूल के विदेशी व्यक्ति पर भी लहालोट रहते हैं जिनके पुरखे बरसों पहले भारत की धरती छोड़कर विदेशों में जा बसे थे और आज अचानक उन्होंने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो, तो बहुत से लोग उन्हें अपना और भारतीय मूल का गौरव कहते नहीं अघाते। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जैसा सम्मान हिंदी के लिए पाने वाली पहली लेखिका होने के बावजूद गीतांजलि श्री को मिलने वाली बधाइयों में भी हर स्तर पर कंजूसी देखने को मिली। अब इसे क्या कहना चाहिए, सही शब्दों का चयन हम आप दर्शकों के विवेक पर छोड़ते हैं। इस पुरस्कार के बाद कई लोग ये कहते नजर आए कि हमने तो गीतांजलि श्री का पहले कभी नाम भी नहीं सुना था, या ये कि उनकी पुरस्कृत कृति रेत समाधि पढ़ने में काफ़ी मुश्किल है या उतनी रोचक नहीं है। सो ऐसे महान आलोचकों के लिए तो यही कहा जा सकता है कि गीतांजलि श्री खामोशी से लिखने में यकीन रखती हैं और दशकों से लिख रही हैं, और बोलने में क्या बोलना चाहती हैं ये अभी हम उनसे सीधी बातचीत में सीधे उन्हीं से सुन लेते हैं। सो गीतांजलि श्री जी, सबसे पहले तो मैं द वायर पर हिंदी की बिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस बुकर पुरस्कार की वजह से आपने पूरी दुनिया में हिंदी का गौरव बढ़ाया है, उस पर यह सवाल करना कि आपको कैसा लगा वो मिलने के बाद बहुत अजीब लगेगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये सवाल करूंगी कि जो आपको तमाम शुभकामनाओं का, बधाइयों का दौर चला, कैसी प्रतिक्रिया मिली, कैसा लगा आपको? देखिए, एक तो ये बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, सब कुछ बिल्कुल तूफ़ानी वेग से हुआ है। और जब पहल मुझे इसकी ख़बर मिली कि लॉन्ग लिस्ट पर किताब आई है, तो आप यकीन मानिए कि मुझे कुछ बहुत अंदाज़ नहीं था कि इसका मतलब क्या हुआ। इसलिए कि बुकर मेरी दुनिया थी, मेरी साहित्यिक दुनिया थी, उससे बहुत दूर था। मैं हिंदी में लिखती हूँ, अपने एकांत में लिखती हूँ, यहाँ पर सोचा ही नहीं कि बुकर और विदेश का कोई पुरस्कार, तो मुझे बिल्कुल भी इसके बारे में अंदाज़ ही नहीं हुआ कि ये कोई चीज़ हुई है। जब अगले दिनों में लोगों ने फ़ोन करना और संदेश भेजना शुरू किया और बताना शुरू किया कि देखो ऐसे होता है, इतनी किताबें चुनी जाती हैं, उसमें से 13 लोग चुने गए हैं, तब मुझे लगा कि भाई ये तो बहुत बढ़ावा देने वाली चीज़ हुई। तो ज़ाहिर है बहुत खुशी हुई, और ये भी कि जगह जगह से किताबें आई हैं, अलग अलग भाषाओं से आई हैं, और पब्लिशर्स ने जब बुकर कमेटी के आगे इनको भेजा है तो चुनकर अपनी सबसे अच्छी किताबों को भेजा है। तो ये इस सब पे ज़ाहिर है अच्छा तो लगना ही था। धीरे धीरे उसकी वक़्त समझ में आने लगी। जी,
मान लीजिए अगर भारतीय भाषाओं की ही बात होती है और तमाम भारतीय भाषाओं में आप बतौर हिंदी की लेखिका हमारा प्रतिनिधित्व करती, आपकी कोई किताब बहुत सराही जाती, तो तारीफ की हकदार आप तब भी बनती। लेकिन आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उपलब्धि हासिल की है वो न सिर्फ हिंदी का गौरव है बल्कि देश का गौरव है। लेकिन उसके बावजूद सरकारी स्तर पर, आलोचकों के स्तर पर और हिंदी प्रेमियों के स्तर पर बधाइयों में जो कंजूसी बरती गई और जो एक तरह से उपेक्षा बढ़ती गई, उसे आप किस तरह से देखती हैं? मैं उस पर कुछ भी क्यों बोलूं, आप उन लोगों से पूछिए जिन्होंने ये कंजूसी करी है। अगर करी है, मैं इसमें क्यों पढ़ूं, उनकी तरफ से मैं जवाब क्यों दूं? रेत समाधि में मैम सिर्फ किरदार ही नहीं बोलते हैं बल्कि दीवारें तक बात करती हैं, माहौल तक बात करता है। तो जब आपने ये किरदार गढ़े थे, आपके चेतना में क्या विचार काम कर रहा था? देखिए, इस तरह से विचार के तहत तो कोई लेखन होता नहीं है। ये चीज़ें आपके अंतर्मन, अवचेतन, अर्धचेतन कहाँ कहाँ से निकलती हैं। मुझे लगता है कि हमारे चारों ओर जो हो रहा है, जितनी चीज़ें खुल गई हैं, जितना घाल मेल है, जितना कुछ आप कहिए कि टुकड़ों टुकड़ों में बंट भी गया है, इस सब को देखते हुए मेरे लिए तो सब कुछ किरदार बनते चले गए अपने आप ही। आपने कहा कि इसमें, आपने पता नहीं किस तरह से कहा कि दीवार भी सिर्फ किरदार नहीं, दीवार भी है। मेरे लिए तो दीवार किरदार है, सड़क किरदार है जी। और जो लिखते हुए जो एहसास हुआ, जैसे दरवाजे को लेकर, कि ये तो वही दरवाज़ा है जो सदियों से बड़े बेटे के घर का दरवाज़ा है। तो अगर ये सदियों से ये दरवाज़ा वही है, तो इसके नीचे से जब लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो ये दरवाज़ा बस एक मृत काठ का कैसे हो सकता है? तो ये दरवाज़ा तो कुछ ज़रूर देख रहा है और महसूस कर रहा है। तो क्योंकि उसके नीचे से इतनी कोई शिद्दत से कोई एक यथार्थ उसके नीचे फलीभूत हो रहा है, तो वो मुझे लगता है कि अपने आप ही एक जीता जागता किरदार बन जाता है। यही चीज़ मुझे सड़क के साथ महसूस हुई। जो मुझे याद आ रहा है, मैं आपको बता रही हूँ कि ग्रैंड ट्रंक रोड, तो अब उसका जिक्र तो आया जिस वक्त इसके हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सरहद को इसकी मुख्य किरदार ने लांघा, अम्मा ने लांघा, अम्मा ने, तो उस सड़क पे, और उनको, और जो राहत साहब थे जो उनको उधर ले गए, उनको लेने आए थे वाघा बॉर्डर पे, तो इन लोगों की पुरानी स्मृतियाँ थीं। वो स्मृतियाँ तो पार्टीशन के वक्त की थी, बंटवारे के वक्त की थी। लेकिन ये सड़क तो न जाने कब से थी और इस पर क्या क्या लेन देन नहीं हुआ है, व्यापार हुआ है, जश्न हुए हैं, रास्ते में सराय खुली हैं, वहाँ पे लोग उतरे हैं, गाना बजाना हुआ है, और लूट मार भी हुई है, लूट खसोट हुई है, बहुत ही बुरे कर्म हुए हैं, अमानवीयता हुई है। और बंटवारे तक तो हमें मालूम है कि बंटवारे के ज़माने में कैसी कैसी चीज़ें हुई हैं। तो फिर वही हुआ कि ये सड़क सिर्फ सड़क कैसे हो सकती है जिस पर ये सब हो रहा है, तो वो तो अपने आप जी उठेगी। तो इस तरह से ये सब किरदार बनते चले गए। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगा था कि देखिए, ये भी कहीं उसमें किताब में आया और आते आते आया जी, कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप और हम गवाह बने किसी दृश्य के। आप और हम नहीं भी हैं तो कोई तो है, कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती है। तो ये किताब बार बार इस बात पे ज़ोर देती है कि कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती है, वो समाधि में चली जाती है, और वो समाधि तो रेत समाधि है। तो रेत तो ऐसी नहीं है कि वो एकदम आपको गाड़ दे और उसमें से निकल ना पाए। वो ज़रा सी हवा उड़ेगी, कोई चीज़ उसे छेड़ेगी तो वो कहानी उभर कर आती है। तो ये बात बार बार आई कि कोई भी चीज़ भले ही आप और हम ना देखें, कोई तो है जो देख रहा है। वो पेड़ का पत्ता देख रहा है, वो तितली देख रही है, वो कुत्ता देख रहा है, कोई भी देख रहा है। और कहीं ना कहीं मैं ये भी कहूँगी कि मेरे अनजाने, भाई मेरी परंपरा बहुत लंबी एक परंपरा है, महाभारत, रामायण, फिर आपके ये जो लैला मजनू की कहानियाँ और हमारे जो पंचतंत्र की कहानियाँ, भाई इनमें भी तो ऐसी तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं। कहीं ना कहीं तो ये सब भी मेरी अंतर चेतना को और मेरे उसको, मेरी कल्पना को
गढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें मिली जुली वजहों से बनकर इसमें उभरी। आपके जो महिला पात्र रहते हैं, चाहे वो रेत समाधि का हो या तिरोहित का रहा हो, बहुत मजबूत रहे हैं। और कहा जाता है कि स्त्रियों की आंखों से देखी गई दुनिया कुछ अलग सी होती है। तो आपको मतलब जब किरदार रचने होते हैं तो क्या इस बात से वाकई फ़र्क पड़ता है? देखिए, मैं तो यही चाहूँगी कि और मानती हूँ कि देखिए, अच्छा लेखक, अच्छी लेखक, उसमें ऐसी संवेदना होती है कि वो दूसरे को, जिसको हम अन्य कहेंगे, उसको महसूस कर सके। तो वो सिर्फ़ अपने को ही नहीं, और अगर मैं किसी औरत को भी रच रही हूँ तो वो औरत मैं नहीं है, वो औरत कोई और है, तो मैं अन्य को ही रच रही हूँ। और मेरे में ये संवेदना होनी चाहिए कि मैं उसको महसूस करूँ उसकी तरफ से। तो एक तो ये है कि ये संवेदना की बात है। और मैं मानना चाहूँगी, और साहित्य में आप बराबर इस तरह के आपको नमूने मिलेंगे जहाँ पे लोग सिर्फ़ जो हम समझेंगे कि वो अपने ही बिरादरी के बारे में लिख रहे हैं, कि आदमी है तो आदमी के बारे में लिख रहे जी। हैं, और जो ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर के बारे में ही लिख रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। उनमें ये संवेदना होती है कि वो दूसरी तरफ जाकर उसको भी महसूस करें। तो मैं यही मानना चाहूँगी कि मेरे में भी ये संवेदना है। कोई भी लेखक हो या कोई भी लेखिका हो, उसकी अपनी एक शैली होती है, अपना एक शब्दों का आभा मंडल होता है। किसी एक की तुलना हम कभी भी किसी दूसरे से नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद रेत समाधि के लिए हिंदी के ही कई वरिष्ठ लेखकों ने या आलोचकों ने ये बात कही कि ये किताब पढ़ने में थोड़ी मुश्किल है, पढ़ने में ऐसे एफर्ट करना पड़ता है, जबकि जितना हम समझते हैं कोई भी किताब आपसे एक समाधि की ही मांग करती है कि उस किताब को पढ़ते हुए आप उसकी गहराई में जाएं, डेप्थ में जाएं, उसे समझें। तो यानी कि सिर्फ रेत समाधि ही समाधि नहीं मांगती, हर किताब एक समाधि की मांग करती है। लेकिन आप रेत समाधि की लेखिका हैं। ये जो इस तरह के तमाम विचार आए, मैं उस पर आपकी टिप्पणी चाहूँगी। मैं इस पे क्या टिप्पणी दूँ? आपने तो अच्छा बता ही दिया कि देखिए, आप जब भी कोई गंभीर चीज़ को महसूस करना चाहते हैं, उस अनुभव से गुज़रना चाहते हैं, तो आपको उसमें गहरे उतरना पड़ेगा, आपको एकाग्रचित्त होकर उसके संग रहना पड़ेगा। और ये जो है कि कठिन है, भाई कठिन कब से कोई ऐसी चीज़ हो गई कि उसको आप बुरा मान लें? आप कहिए कि किताब अच्छी नहीं है, किरदार ज़ोरदार नहीं है, भाषा सशक्त नहीं है, कुछ और चीज़ें आप कहिए, तब तो मुझे समझ में आएगा। पर कठिन है ये क्या मतलब है? बहुत सी ज़बरदस्त चीज़ें कठिन हैं और बहुत सी ज़बरदस्त चीज़ें सरल हैं। तो मुझे ये कठिन वाला जो ये जो बहस है, यही नहीं समझ में आती है। और मुझको ये भी लगता है कभी-कभी, अगर आप मुझसे पूछें कि ये सवाल मुझसे इतनी बार पूछा गया है, कि पाठकों को अपने आप से ये सवाल करना चाहिए, कहीं ये उन पर तो नहीं, उनकी तो कोई चीज़ नहीं खोल रहा है। आप लेखक से क्यों पूछ रहे हैं? आप अपने से पूछिए कि आपको होता क्या है जब कोई चीज़ कठिन दिखती है? आपको क्यों परेशानी होती है? कठिन में आपको मज़ा क्यों नहीं आता? कठिन में लौट कर उसकी परतें फिर से खोलने, समझने, और वक्त वक्त पे और जैसे जैसे आप आगे बढ़ें, आपको और ज़्यादा उसमें परतें दिखाई पड़ें, और ज़्यादा वो खुले आपके आगे, इन चीज़ों का आनंद लेना आपको क्यों नहीं आता है? तो पाठक ये अपने आप से पूछें। मुझे कभी कभी लगता है पाठकों में आत्मविश्वास कुछ ज़्यादा ही हो गया है, कि वो समझते हैं कि ये तो लेखक की कमी है। तो कभी सोचें, शायद उनकी कमी हो। जी, रेत समाधि की ही अगर बात करें तो गीतांजलि जी, रेत समाधि बुकर तक पहुंची, उसमें बहुत बड़ा हाथ इसके अनुवाद का है। क्या आप इस बात को मानती हैं कि हिंदी की और भी कई बेहतरीन कृतियां इस वजह से इतने बड़े स्तर पर अलक्षित रह गईं क्योंकि उनके हिस्से में कोई बेहतरीन अनुवादक नहीं आ पाया? नहीं, सिर्फ अनुवादक की बात नहीं है, और भी बहुत सी चीज़ें मिलनी होती हैं। उनको एक प्रकाशक मिलना होता है, जो भी ज़रूरतें हैं उसकी यहाँ पर सब फिट बैठी। कृति अच्छी होनी ज़रूरी है, वो ठीक है, अनुवाद अच्छा होना ज़रूरी है, और भी बहुत चीज़ें कि आप जूरी के सामने तक पहुँच पाए, वो सब होना होता है। और ज़रूर ऐसी कृतियाँ तो हमेशा होती हैं, ये कोई हो ही नहीं सकता। ये तो बिल्कुल ही मैं कहूँगी कि अहमकाना विश्वास हो जाएगा
कि ले देकर एक कृति थी जो इस लायक थी। मैं हमारे साहित्य में, और हिंदी के ही नहीं, मैं बोलूँगी कि हमारे जो पूरा भारतीय साहित्य है, सारी भाषाएं हैं, और जो दक्षिण एशियाई साहित्य है, न जाने कितनी चीज़ें हैं। विजयन हैं, बशीर हैं, न जाने कौन, मतलब आप लेखकों के नाम लेना शुरू करिए तो एक के बाद एक बिल्कुल कितने महान लेखक आपको मिलेंगे, और हमारे वक्त के तो हैं ही बहुत सारे। तो ये सोचना कि बस एक ही कृति थी, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन ये वो बात हुई कि देखिए, इसको मैंने अभी किसी और दिन मुझसे किसी ने पूछा था तो मुझे ख्याल आया, तो मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि गैब्रियल गार्सिया मार्केज़ को जब नोबेल प्राइज़ मिला, उस समय बहुत लोग साउथ अमेरिकन साहित्य के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे। बाकी दुनिया के आगे उसके बारे में इतना कुछ सामने नहीं आया था। लेकिन नोबेल उनको मिलने के बाद एक ये दिलचस्पी और एक ये जिज्ञासा जागी, और लोग लैटिन अमेरिकन साहित्य की तरफ मुखातिब हुए, और उन्होंने क्या क्या पाया कि बार बार ये बात सामने आई कि एक ही गार्सिया मार्केज़ नहीं है, यहाँ तो गार्सिया मार्केज़ भरे पड़े हैं। और ये भी बात कही जाने लगी कि गार्सिया मार्केज़ से बड़े लेखक भी भरे पड़े हैं। तो अब ये आप वो सब बातें जो भी होती हों कि आप तराजू लेकर कैसे तौलते रहते हैं, लेकिन ये कि भाई ये तो पूरा एक बड़ा समृद्ध संसार है जो एक कृति के ज़रिए उजागर हो जाता है। आपने हमेशा बहुत खुले तौर पर इस बात को कहा है कि आपका लेखन कई लोगों से प्रभावित रहा, जैसे कृष्णा सोबती जी, निर्मल वर्मा जी, इंतज़ार हुसैन साहब। तो चलिए यहाँ पर यही बात उठा लेते हैं कि प्रभाव किस हद तक प्रभाव होता है, क्या वो मौलिकता पे असर डालता है? देखिए, इंतज़ार साहब तो कहते थे कि मौलिक कुछ होता ही नहीं है। वो तो कहते थे कि मैं तो नकल करता हूँ हमेशा, तो उसको एक ख़ास तरह से लेने की ज़रूरत है। तो देखिए, हम नया तो कुछ नहीं लिखते हैं। हर लेखक कोशिश उसकी ये होती है कि दुनिया में वही चीज़ें हैं, प्रेम है, हिंसा है, तरह तरह के रिश्ते हैं, तरह तरह के दुख सुख हैं, वही 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 सदियों से चले आ रहे हैं। हम लोग उन्हीं को बार बार लिखते हैं। लेकिन हर लेखक की कोशिश ये होती है कि वो उसको अलग तरह से लिखे। कितना अलग तरह से लिख पाती है वो पढ़ने वाले, पाठक, आलोचक ये सब बताएंगे, लेकिन उसकी कोशिश यही होती है कि जैसे मैं लिख रही हूँ कोई और ना हो, वरना उसमें कोई ज़ोर ही नहीं है। तो ये मेरी अपनी मौलिक अभिव्यक्ति हो, तो ये कोशिश रहती है। लेकिन ये कि मौलिकता, मतलब मौलिकता मेरे लिए एक बहुत ही उस कहेंगे उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि मौलिकता आप कहते किसको है। जी, चलिए आपके लेखन से इतर मैं आती हूँ थोड़ा सा। बहुत सारे लोग अचानक बड़ी ये मतलब जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं कि गीतांजलि श्री जी हैं कौन। हम गीतांजलि श्री जी को नहीं जानते हैं, जबकि आप दशकों से लिख रही हैं। आपका लेखन कोई आजकल का नहीं है, अच्छा खासा आपका आ चुका है, और आप मतलब क्रॉसवर्ड तक पहुँच चुकी हैं आपकी किताबें। उसके बावजूद चलिए मैं आप ही से पूछती हूँ कि आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए, ताकि वो लोग जान सकें जो ये कह रहे हैं कि ये नाम अभी सुना है। मैं अपने बारे में ना मैंने पहले बताया ना मैं आज बताऊंगी। मैं तो ये कहूँगी, देखिए कोई ज़माना था, अब दुनिया बहुत ज़्यादा खुल गई है, बहुत ज़्यादा चीज़ें सबके आगे आ गई हैं, और एक तरह का जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ग्लट, हमारे चारों ओर एक ग्लट है भरा हुआ, तो उसमें लोग खो भी जाते हैं। फिर सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग बहुत से लोग हैं जो दिखाई पड़ते रहते हैं, बहुत से लोग हैं जो उस तरह से सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हैं, मैं नहीं जुड़ी हूँ। पर आप याद करिए अगर कि कोई वक्त था कि लेखन शायद ज़्यादा छोटे पैमाने पे महफ़िलें जमती थी, लोगों को पता चलता था कि अच्छा फलाने ने ये लिखा है, इसने ये लिखा है, एक दूसरे को पढ़ के सुनाते थे, छींटाकशी होती थी, ताने वाने कसे जाते थे, सब कुछ होता था, उसमें तारीफ़ भी होती थी। अब दूसरी तरह से चीज़ें सामने आती हैं, एक तो बाज़ार के मार्फत सामने आती हैं, सोशल मीडिया के मार्फत सामने आती हैं, और कोई चीज़ जैसे बुकर आप पे रोशनी फेंके तो सामने आती हैं। तो ये आज का ज़माना ऐसा हो गया है। मैं कहती हूँ कि काश अभी भी लोग ऐसे करते कि दुकान में गए और उन्होंने इधर उधर देखा, वक्त बिताया, किताबें उठाई, उल्टी पलटी
देखा कि हाँ ये कुछ दिलचस्प लग रही है, उसको जाकर एक तरह का उन्होंने जोखिम उठाया कि देखें ये अच्छी है कि बेकार है, मज़ा आता है कि नहीं, और उन्होंने खुद कुछ तलाशा और पाया। आज ये कम है, कोई उस तरफ जब उंगली इशारा कर देता है तब सारे लोग उधर दौड़े जाते हैं। तो इसी तरह से हुआ है भाई, बुकर को लोगों ने इतनी बड़ी एक टॉर्च माना है कि वो कहाँ पे चमक रही है, उधर सबकी नज़र चली गई है, और आप वो गीतांजलि श्री को देख रहे हैं। अब इसके बारे में मैं क्या कर सकती हूँ, और मैं कुछ कहूँ भी क्यों, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है कि मेरे पाठक थे, कम रहे हों, और कभी कभी हैरानी होती थी कहाँ से 2 पाठक और आ गए, जुड़ गए, उन्होंने कहीं पढ़ा और लिखा कि अरे हमने पढ़ा, तो बस इस तरह से चलता था। अब अचानक बिल्कुल ये तो जैसे बरसात हो गई है, तो ठीक है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप शिक्षण से भी जुड़ी रही हैं और लेखन में भी मतलब आपने एक अच्छा खासा समय बिता लिया है। आपके लेखकीय सफ़र के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी कि मतलब ये शुरुआत कैसे हुई और आपने कैसे मतलब कब ये तय किया कि अब आपको पूरी तरह से लेखन को ही समर्पित रहना है? नहीं, मैं कहीं ना कहीं मैं मानती थी कि मैं लिखना ही चाहती हूँ। जी, ये दरअसल मैंने इसलिए भी पूछा है कि आप एक इंडिपेंडेंट वुमेन हैं और हिंदी में कहा जाता है कि लिखना पढ़ना बहुत अच्छा शौक है लेकिन बहुत ख़राब करियर है। हाँ, तो बस यही बात थी कि वो कोई अच्छा करियर नहीं, अच्छा माने कि कोई ल्यूक्रेटिव करियर नहीं है। तो इसलिए कभी ये नहीं, बहुत दिनों तक ये नहीं सोच पाई कि मुझे बस यही करना है, क्योंकि अगर मुझे एक करियर चाहिए और ये सलाहियत मुझ में हो कि मैं अकेले रह पाऊँ, तो मुझे ज़रूरी है कि ख़ास तरह की नौकरी हो। तो इसलिए मैंने दूसरे विषयों की पढ़ाई करी और इतिहास की छात्रा रही। पिताजी तो चाहते थे कि आईएएस में बैठो, वो तो मैंने नहीं किया, मगर ये कि चलो टीचरी में जाएंगे, वो एक करियर बन सकता है, तो वो सब मैंने किया, इसीलिए कि ज़रूरत है एक नौकरी की। लेकिन बहुत जल्दी मुझको ये बात समझ में आ गई और मैंने बहुत दिनों तक नहीं किया है टीचिंग में। कुछ टेम्प्रेरी नौकरियां करती रही, एक साल एक जगह किया, एक साल दूसरी जगह, ऐसे 2-3 साल में मेरा पूरा हो गया था वो। पर ये था कि मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं वो कर रही हूँ टीचिंग, तो मैं पूरा वक्त जो ज़रूरत है इसको नहीं दे पाऊँगी, जबकि मैं इसके बारे में बहुत ही सीरियस हूँ। उसमें मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। मैं उस समय श्रीपद जी मेरे लोकल गार्डियन थे दिल्ली में। श्रीपद जी जो प्रेमचंद के बड़े बेटे थे, वो लोकल गार्डियन थे और वो हंसते थे। मैं उनके पास रहकर काफ़ी वक्त वहाँ रही और मैं अपना लेक्चर्स तैयार करती थी, तो कहते थे कि तुम टीचर तो लगती ही नहीं हो, तुम तो लग रहा है कि कोई छात्रा हो, लगी हुई हो, अपना ट्यूटोरियल तैयार कर रही हो, होमवर्क तैयार कर रही हो, लगी हुई हो, मेहनत किए जा रही हो। तो ये हाल था, उसमें कहाँ से लिखें। फिर ये भी था कि लेक्चर्स अंग्रेज़ी में देने होते थे, मैं हिंदी में लिखना चाहती थी। तो फिर ये किसी न किसी वक्त एक बड़ा निश्चय, मुझको निर्णय लेना था कि भाई मुझे अगर लिखना है तो ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। बेशक थोड़ी सी कह लीजिए कि एक जोखिम उठाने वाली बात है कि पैसा कहाँ से आएगा और तनख्वाह कहाँ से मिलेगी, क्योंकि इसमें तो कुछ है नहीं। पर मेरे पति ने भी मेरी मदद करी, मेरे भाई ने भी मेरी मदद करी कि जब तुम्हें ये मन है तो छोड़ो सब कुछ और करो। और मैंने वही किया, मैंने छोड़ दिया सब कुछ और मैं इसमें लग गई। बेशक कोई भी कृति कभी किसी पुरस्कार के लिए नहीं लिखी जाती है कि इसे कोई पुरस्कार मिले इसलिए मैं ये लेखन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन जब कोई बड़ा पुरस्कार जैसे कि बुकर या नोबेल, इस तरह की चीज़ें जब मतलब मिलती हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक पड़ाव के बाद जिम्मेदारी, चाहे वो लेखन के प्रति हो या पाठकों के प्रति, बढ़ती है। अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? अब लेखन आपके लिए क्या है? जिम्मेदारी मेरी अगर बढ़ी है तो अपने प्रति बढ़ी है कि ये बुकर जो भी है बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत खुशी है मुझे कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान मिली है और बहुत से पाठक
गढ़ मुझसे जुड़े हैं, ये सब बातें बहुत खुशी की हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी ज़रूरत मुझे यही महसूस होती है कि मेरा जो अपना लेखन का स्पेस है, जो मेरी जगह है, जो मेरा एकांत है, जो मेरी आज़ादी है लेखन के भीतर, वो इस सब से ज़रा भी प्रभावित ना हो और इसके दबाव में ना आए। और मैं समझती हूँ कि मैं नहीं, ये सब चीज़ें, इसका मुझे डर भी नहीं है कि मैं उस दबाव में आऊँगी। मैं तैयार हूँ कि मैं अगली चीज़ लिखूँगी और लोग कहेंगे कि ये तो बकवास है। अगर बकवास है, लोगों को बकवास लगता है तो हुआ करे। मैं जैसे कोशिश करना चाहती हूँ मैं वैसे ही करूँगी। आपने हमसे बातचीत करने के लिए वक्त निकाला, आप यहाँ आई, इसके लिए हम तहे दिल से आपकी बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।